नमस्कार आप सब लोगों को। आज हम लोग पहले रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में समझे हैं। लगातार 30 सालों से कंपनी काम कर रही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और इसके पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। और इसका प्रोडक्ट और सर्विसेज है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसके। इसके प्रोडक्ट जो है वो पीएमएस सॉफ्टवेयर है। अभी हम लोग पीएमएस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट का जितना भी आपका सेल परचेज डेबिट नोट एंट्री मेन्यू है, इसके बाद इसके रिपोर्ट्स के मेन्यू है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मास्टर मेन्यू को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और परचेज में हम लोग परचेज और कल चालान के बारे में बात कर रहे थे, सैटरडे को बात कर रहे थे। और आज हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे चालान, और इसके बाद सेल में चलेंगे। तो परचेज के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस परचेज में सबसे पहले कल हम लोगों ने जब देखा, एक परचेज एंट्री किए जिसका लेजर मेंटेन हुआ, इतना लेजर में चला गया। किसके लेजर में? आर्क फार्मास्यूटिकल का। उसके बाद उसके आगे हम लोग देखे कि नेट अमाउंट है, डिस्काउंट का लेजर मेंटेन हुआ, टैक्स का लेजर मेंटेन हुआ, है ना। अगर ये क्रेडिट में बिल है तो आउटस्टैंडिंग खड़ा हो गया। अगर ये डेबिट में, अगर कैश में बिल होता है तो वाउचर ऑटोमेटिकली कट जाता है। ये पूरा सिस्टम हम लोग समझे। जब हम लोग परचेज किए तो स्टॉक प्लस हो गया, है ना। तो एक परचेज एंट्री करने से अकाउंटिंग और स्टॉक और इन्वेंट्री के जितने भी फैक्टर है सब ऑटोमेटिकली सेट हो गए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं परचेज चलान में। कल थोड़ा सा हम लोग परचेज चलान के बारे में भी डिस्कस किए थे। ये परचेज के पहले जो स्टॉक निकालने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट बनता है उसको हम लोग चलान बोलते हैं। परचेज के जैसे ही है, बस डिफरेंस इसमें क्या है? तो डिफरेंस इसमें ये है कि परचेज चलान में स्टॉक घटेगा, अकाउंटिंग नहीं होगा। लेजर में, पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगा, केवल स्टॉक माइनस होगा। लेकिन इसी परचेज को जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से परचेज को जब कन्वर्ट कर देंगे, तो जैसे ही परचेज को कन्वर्ट कर देंगे, इसका मतलब होगा कि परचेज चलान को कन्वर्ट कर देंगे परचेज में। इसका मतलब हो गया कि परचेज चलान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। परचेज चलान को मॉडिफाई करने जाएंगे तो मॉडिफाई भी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो परचेज मॉडिफाई होकर कन्वर्ट हो चुका है, और परचेज चलान कन्वर्ट होकर बिल में जा चुका है। और जो स्टॉक घट रहा था परचेज चलान से, वो भी घटना बंद हो जाएगा, वो परचेज से घटना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैंने बताया था आप लोगों को कल कि पहले जब कंप्यूटर नहीं था, इतना फैसिलिटी नहीं था, तो लोग पहले क्या करते थे? स्टॉक से माल निकालते थे, चालान बनाते थे। चालान बना के उसको कंफर्मेशन होता था कि हाँ सब कुछ ठीक है। और उस चालान को, क्योंकि चालान का एक कच्चा, स्टॉक को आउट करने का एक कच्चा डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद जब सब कुछ ओके हो जाता था, तब वो चालान बिल बिल अकाउंटेंट के पास जाता था, और अकाउंटेंट उस चालान को देख के बैठ के बिल बनाते थे। बिल बना के उसका अमाउंट फाइनल करते थे, क्योंकि बिल साफ सुथरा बनना चाहिए, बिल में कुछ कटपुट नहीं होना चाहिए। नहीं तो कटपुट, बैच नंबर चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है, तो बिल बार बार बनाना पड़ेगा। और बिल में क्या होता है? तो नंबरिंग रहता है, नंबरिंग रहता है, वो जो सीरियल नंबरिंग उसमें स्टैम्प किया हुआ रहता है। तो चालान का कॉन्सेप्ट पहले था, अभी आज भी चल रहा है चालान का कॉन्सेप्ट, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। क्यों यूटिलिटी नहीं है? क्योंकि परचेज में ही अगर हमको कुछ मॉडिफाई करना है, क्लिक करके मॉडिफाई करके नया फ्रेश निकाल देंगे, फिर कुछ चेंज करना, चेंज करके फिर फ्रेश निकाल देंगे। तो इसीलिए परचेज चलान अब कम यूटिलाइज होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग परचेज चलान का काम करते हैं। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि अगर दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दोनों अलग अलग 10 कंपनियों के, 10 10 कंपनियों के अगर वो स्टॉकिस्ट हैं, तो वैसे वैसे कंडीशन में आपको वो आपस में जो माल शेयर करेंगे ना, उसको चालान के थ्रू शेयर कर लेंगे, और वीकली एक बार बैठेंगे और परचेज में कन्वर्ट करके अपने हिसाब किताब करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चालान का बेसिकली यूटिलाइजेशन ये है। उसके बाद कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्कीम सर्कुलर है। स्कीम सर्कुलर क्या है? तो अगर मान लीजिए कि अगर हमको हमको कहीं से कोई स्कीम आता है, कोई कंपनी हमको स्कीम भेजती है कि देखिए आप इस महीने में इतना सामान लीजिएगा, इस महीने में इतना सामान लीजिएगा तो इतना फ्री मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा, ये डील मिलेगा। ये सारी चीजें अगर कंपनी हमको परचेज चालान बना के ये स्कीम सर्कुलर देती है, तो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेंगे।
तो रिकॉर्ड को मेंटेन करने से मेरे को बेनिफिट क्या होगा कि कल के डे में जब उस कंपनी के साथ हिसाब किताब होगा तो ये मेरा सर्कुलर काम करेगा, मैं निकाल के उससे बात कर सकूंगा। इसके अलावा अगर कंपनी सर्कुलर में ये सब देती है तो हम भी सर्कुलर दे सकते हैं, तो इसका प्रिंटिंग भी है। प्रिंट करके हम किसको दे सकते हैं, तो अपने पार्टियों को दे सकते हैं कि इस स्कीम के इस कंपनी के ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है, उस कंपनी के ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है। इसके बाद आप आएंगे तो परचेज ऑर्डर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है परचेज ऑर्डर का। हम लोग सेल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं और साथ में हमारा ऑर्डर जनरेट हो रहा है, ऑर्डर बन रहा है। ऑर्डर बन रहा है मतलब क्या हो गया, तो ऑर्डर बन रहा है जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो माल हमारा बिक गया, कंप्लीटली खत्म हो गया, वो ऑर्डर में आ गया। या अगर मिनिमम मैक्सिमम के ग्राउंड पे हम कुछ ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मैं मोबाइल बेचता नोकिया का, और नोकिया का मोबाइल में एक महीने में 20 पीस बेच सेल हो रहा है, मेरा एवरेज सेल हो रहा है, तो और एक बार ऑर्डर में दूंगा तो मुझे आने में एक हफ्ता समय लगेगा। तो मेरे पास हमेशा स्टॉक कितना होना चाहिए, तो एक हफ्ते में ऑर्डर देंगे और एक महीने में 20 पीस होता है, तो एक हफ्ते में 5 पीस सेल होता है। तो हमारे पास 7 पीस 8 पीस का स्टॉक रहे तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर एक लगना चाहिए, हमारे सिस्टम में ऑर्डर आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये माल खत्म हो रहा है आपका, ऑर्डर लगाइए। तो फिर हम ऑर्डर लगाएंगे तो 5 दिन में आएगा, तब तक हमारे पास स्टॉक रहेगा, नया ऑर्डर आ गया, नया फ्रेश माल आ गया, हम बेचना शुरू कर दिए। तो ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, 4-5 तरह से ऑर्डर कैलकुलेट करता है। क्योंकि एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर उसका ऑर्डर ठीक से मैनेज हो रहा है, अगर उसका ऑर्डर ठीक से मैनेज हो रहा है और वो अपना इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन कर पाता है, जो जो प्रोडक्ट उसका अच्छा सेल निकलता है उस सब का इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन हो पाता है, कभी भी कस्टमर बाउंस नहीं करते हैं। मतलब कस्टमर आए और माल मांगे और माल उनको नहीं मिला, बेच नहीं पाए, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं होता है, तो उसका बिजनेस सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब आपके सॉफ्टवेयर में 4 तरह से ऑर्डर मैनेजमेंट हो सकता है। अब देखिए डेली वांटिंग का ऑर्डर है, कल मैंने थोड़ा सा इस पर ब्रीफ भी किया था आप लोगों को। डेली वांटिंग वांटिंग में क्या है कि जैसे मैं अभी सेल एंट्री कर रहा हूँ, है ना, अभी देखिए मैं सेल एंट्री कर रहा हूँ और कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी ये प्रोडक्ट है, मैंने ये एंटर प्रेस किया, है ना, और इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है हमारे पास, देखिए इस प्रोडक्ट का स्टॉक मान लीजिए 10 है मेरे पास, है ना। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए 10 पीस सेल कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको 10 पीस सेल कर दूँ, जब मैं 10 पीस सेल करूँ तो मुझे ध्यान है यार ये तो 10 पीस सेल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मुझे ऑर्डर लगाना चाहिए। तो मुझे दिमाग में आएगा, तो मैं कंट्रोल F3, एक ऑप्शन है रेट इन स्टॉक क्वेरी के समय भी मैंने आपको आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, रेट इन स्टॉक क्वेरी है, उसी का शॉर्टकट की कंट्रोल F3 है। अब मैं यहाँ पे आया और एक कौन सा प्रोडक्ट है भाई, तो ये प्रोडक्ट है न्यू फ्लेम MR। अब मैं एंटर प्रेस किया, न्यू फ्लेम MR, है ना, और यहाँ में कितना ऑर्डर लगाना है, तो 20 पीस ऑर्डर लगाना है। 20 लिख के और इंसर्ट प्रेस कर भी ऑर्डर लग गया। अब ये जो ऑर्डर हम दिन भर जो काम करते रहे या कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे काम कर रहे हैं और वो ऑर्डर लग रहा है, जैसे जैसे माल खत्म हो रहा है ऑर्डर अपना, मैंने कंट्रोल F3, टेम्पोररी ऑर्डर उसको बोला जाता है, तो टेम्पोररी ऑर्डर में लग रहा है। अब देखिए डेली ऑर्डर है वो, है ना, और ये डेली ऑर्डर में हमारा ऑर्डर लग रहा है। अब इसके बाद का मैटर क्या है, अब हम यहाँ पे 3 तारीख का डेट डाले और ओके जब जस्ट करेंगे तो जो ऑर्डर हमने लगाया वो सारा ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, टोटल ऑर्डर आ जाएगा। अब यही चीज है, अगर हम मिन मैक्स से ग्राउंड को ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको भी लग सकता है। मिन मैक्स क्या है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम मान लीजिए कि मेरे पास 10 पीस होना चाहिए और मिनिमम 5 पीस होना चाहिए, या मैक्सिमम 50 पीस होना चाहिए और मिनिमम 5 पीस होना चाहिए, तो जैसे 5 पीस या उसके नीचे ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक आएगा तो उसका एक ऑर्डर लग जाना चाहिए। हमारा सेल्स के ट्रेंड के ऊपर ऑर्डर होना चाहिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन सेल्स ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या है कि अब इफेक्टिव डेट, अभी मान लीजिए कि मैं इफेक्टिव डेट लेता हूँ एक साथ, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, या 30/7, सॉरी 31/7/2006। और सेल्स डेज कितना होना चाहिए, तो 90 डेज का होना चाहिए। स्टॉक डेज कितना होना चाहिए, तो 30 डेज का होना चाहिए। अब अगर हम इसको ओके करते हैं तो ये क्या करेगा, 31/7/2000 पहले से उस दिन से लास्ट 3 मंथ्स का सेल निकालेगा। सेल डेज मैंने 90 दिया है और स्टॉक डेज कितना हुआ, 30 डेज का निकालेगा।
तो अगर मान ली कि 3 महीने में मेरा कोई सामान 200 पीस बेचा बिका है, तो 1 महीने में मेरे पास कितना सामान होना चाहिए? तो 3 महीने में अगर 200 पीस बिका है, तो 1 महीने में मेरे पास 66 पीस होना चाहिए। और अभी स्टॉक हमारे पास 10 पीस है, तो ये क्या करेगा, 66 - 10 इक्वल टू 56 का ऑर्डर जनरेट कर देगा ये, है ना। तो उसी तरह से बाई स्टॉक नंबर ऑफ डेज है ना, बाई स्टॉक नंबर ऑफ डेज। अभी हम 10 दिन का ऑर्डर दे देते हैं, बाई स्टॉक नंबर ऑफ डेज। अब स्टॉक को नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, सेल्स का पैटर्न है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकाल दो। बाई स्टॉक मीन क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर निकाल दो, है ना। अब 20 दिन का, तो 20 दिन के लिए ऑर्डर निकाल देगा। वो कैसे ऑर्डर निकालेगा, तो मिन मैक्स ग्राउंड पे बाई स्टॉक नंबर ऑफ डेज, 10 दिन का ऑर्डर निकाल दो, 20 दिन का ऑर्डर निकाल दो, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके निकाल देगा। और ये सारा क्राइटेरिया के बेस पे अगर करके ओके करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर हमारा जनरेट करने का चांसेस बनेगा। ये कैसे जनरेट करेगा ये अभी हम लोग को नहीं मालूम चल रहा है ना। लेकिन ये सारे फैक्टर के ग्राउंड पे ऑर्डर जनरेट करेगा ये। अब ये फैक्टर अगर हम ठीक से देंगे, तो टोटल ऑर्डर जनरेट करके हमारा रेडी कर देगा। बहुत ज्यादा ऑर्डर जनरेट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने डाटा, मैंने ऐसे वेब डाटा डाल दिया। अभी देखिए टोटल ऑर्डर जनरेट कर दिया। अब यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे ब्लैंक सप्लायर, अगर ये ऑर्डर हम जनरेट कर रहे हैं लेकिन किसी सप्लायर को नहीं दे रहे हैं, हम अलग अलग सप्लायर को अलग अलग ऑर्डर जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक सप्लायर करके ऑर्डर जनरेट करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे सप्लायर का नाम नहीं चलेंगे, सेल्समैन का नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, परचेज डेट पे करिएगा कि परचेज डेट पे करिएगा, ये भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी फॉर ऑर्डर, ये सेलेक्ट कंपनी फॉर ऑर्डर क्या है, किस कंपनी का ऑर्डर, लेवल सिलेक्शन का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम के तहत आप प्रॉपरली ऑर्डर मैनेज कर सकिए, पूरा सिस्टम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे का फैक्टर को देखिए। एक आदमी, एक सप्लायर, एक स्टॉकिस्ट है, वो किसी को ऑर्डर देना चाहता है, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं, है ना। अब इस प्रोडक्ट का वो उसको ऑर्डर देना है, कितना पीस ऑर्डर देना, 19 पीस ऑर्डर देना। अभी आज के डेमो उसके पास स्टॉक 1 पीस है ना। और उसका रेट क्या है, ये है। उसका एमआरपी क्या है, अमाउंट कितना होगा, टैक्स बनेगा ये, नेट अमाउंट क्या है। अब देखिए ये कंपनी कौन सा है, तो माइक्रोजेन है ना। जेन बाई स्टॉक, कैसे ऑर्डर जनरेट हुआ है, तो मीन मैक्स के ग्राउंड पे। और इसका नेट रेट क्या है, देख रहे हैं ना। ये टोटल इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे ऑल सप्लायर का डिटेल देख रहे हैं ना। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए ये, या और नीचे में चलता हूँ, कुछ डाटा देखता हूँ, कोई अच्छा डाटा आपको दे। जैसे मान लीजिए इसी डाटा को देख रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑल सप्लायर है, मास्टर सप्लायर है, लेटेस्ट सप्लायर है और बेस्ट सप्लायर है। कितने तरह का सप्लायर है, 4 तरह का सप्लायर है। ऑल सप्लायर क्या हुआ कि जो भी इसका सप्लायर होगा ना, उस सब का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। मास्टर सप्लायर क्या हुआ, तो हम लोग मास्टर में जब जाके ना, मास्टर में जाके जब देखते हैं, तो कौन कौन सप्लायर हमारा, कौन कौन सा सप्लायर हमारा कौन कौन सा कंपनी का माल देता है, वो डिफाइन है। वहां से ये उठा लेगा। ये लेटेस्ट सप्लायर कौन है, तो अभी हम ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट लास्ट टाइम हम किससे खरीदे हैं, तो नेशनल ड्रग से। और बेस्ट सप्लायर क्या है, तो नेशनल ड्रग। अगर मान लीजिए कि लास्ट 2 मंथ में हम 4-5 सप्लायर से खरीदे रहते हैं अगर माल, तो वैसा कंडीशन में ये क्या करता, वैसा कंडीशन में कि वो 4 सप्लायर में जो बेस्ट सप्लायर होता ना, उसका नाम दे देता, उसका नाम हम लोगों को यहाँ पे दिखा देता। अब बेस्ट सप्लायर कैसे कैलकुलेट करेगा ये, अब आप सोच रहे होंगे कैसे कैलकुलेट करेगा सिस्टम आपका भाई बेस्ट सप्लायर। तो ये बेस्ट सप्लायर कैलकुलेट करेगा, इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो ये है कि आपको सब एक ही जैसा दिख रहा है ना। हाँ यहाँ देखिए ना, ये भी यही रास्ता ही है ना। ठीक है, बेस्ट सप्लायर किसको कैलकुलेट करेगा ये, तो कैलकुलेट करेगा, मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट हम आपको परचेज में लेके चलते हैं इस काम के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक परचेज किया, चालान से आया इसलिए मॉडिफाई नहीं होगा, दूसरा मैं ले लेता हूँ। ये प्रोडक्ट देखिए, ये नेट रेट है ना। अभी नेट रेट कैसे निकलता है, तो क्वांटिटी इंटू रेट माइनस डिस्काउंट माइनस स्कीम प्लस जीएसटी टैक्स, ये सब माइनस प्लस करने के बाद
परचेज हमारा 2 रुपया 23 पैसा हो रहा है, लेकिन नेट हमको 1.91 में पड़ रहा है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यही प्रोडक्ट अगर हम दूसरे सप्लायर से, तीसरे सप्लायर से भी खरीदे रहेंगे, तो आपका सिस्टम क्या करेगा ना कि लास्ट 3 मंथ्स में कौन कौन सप्लायर से आप माल खरीदे हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन रेट होगा, नेट रेट जिसका होगा एमआरपी के कंपेरिजन में, उसको उठा के यहाँ पे बेस्ट सप्लायर में दिखा देगा। अब आपको यहाँ ऑर्डर देना है, आपके पास सैकड़ों प्रोडक्ट आ गए। अब जिसको आपको ऑर्डर देना है बस टिक करते चले जाइए और ऑर्डर देते चले जाइए। जैसे मान लीजिए हम बेस्ट सप्लायर में यहाँ से उठा लिए, अभी ऑल सप्लायर का यहाँ पे नाम नहीं है, मास्टर सप्लायर में कोई रहता तो आ जाता, लेकिन अभी यहाँ पे हाँ आ गया है। हम इसको दे देते हैं ना, अब ये दूसरा सप्लायर हम इसको दे देते हैं मान लीजिए, है ना। हम ऐसे करके देते चले गए, अब नीचे जा रहे हैं, हम इसको इसको देना है, ये मेरा बेस्ट है, चलो ठीक है भाई इसको ऑर्डर दे दिया। ऐसे करते हुए हम अगर ऑर्डर पूरा का पूरा जितना भी हमारा यहाँ ऑर्डर जनरेट हुआ, अब हम किसी पर्टिकुलर सप्लायर को नहीं दे रहे हैं। और जब एक बार सबको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे ना, तो जितने सप्लायर को ऑर्डर बना है, जितना सप्लायर हमने सेलेक्ट किया है इस सब में, इस चारों में कोई एक ही सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने तरह के सप्लायर को हमने सेलेक्ट किया है, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने इस सप्लायर को 15 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया यहाँ से सेलेक्ट कर करके, वैसा कंडीशन में एक परचेज ऑर्डर बन जाएगा इस सप्लायर के नाम पे, और उसका 15 ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, 15 प्रोडक्ट का ऑर्डर जनरेट हो। इसी तरह जितने भी सप्लायर होंगे ना, यहाँ पे मल्टीपल सप्लायर, मल्टीपल ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। कहाँ पे जनरेट हो जाएगा? यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ऑर्डर जनरेट हो गया। अब उसके बाद पार्टियों का क्या काम है? बस उस सप्लायर को केवल भेज देना है। अभी हम लोग ऑटोमेशन में आने वाले दिनों में 15 से 20 दिन में ये सॉफ्टवेयर में बिल्ड हो रहा है, जिसमें ये बिल्ड हो रहा है कि जब एक बार वो एक्सेप्ट करेगा, कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे, तो सीधा का सीधा ये सारा का सारा जो ऑर्डर है वो सप्लायर को हिट हो जाएगा। उनका मोबाइल नंबर रहेगा तो उसको व्हाट्सएप पे हिट हो जाएगा, नहीं तो मेल पे हिट हो जाएगा। इस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सप्लायर वाइज ऑर्डर डिटेल, अब यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं उन चीजों को जो वहां देख रहे थे वो यहाँ भी देख सकते हैं। प्रीवियस ऑर्डर हिस्ट्री, पहले का क्या है, और यहाँ से हम लोग मास्टर भी अपडेट कर सकते हैं। तो ऑर्डर के यहाँ पे लेते वक्त ही सारे चीजें अपडेट कर सकते हैं हम लोग। मास्टर क्या अपडेट कर सकते हैं भाई यहाँ पे? तो प्रोडक्ट अपडेट करिए, सप्लायर अपडेट करिए, ब्लॉक सप्लाई, किसी सप्लायर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए। ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती है। तो ये सब चीजें थोड़ी बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले इन चीजों को समझना है कि कैसे हमारा ऑर्डर जनरेट हो गया। और ये ऑर्डर, क्योंकि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या देखना रहता है? कि हमारा इन्वेंट्री मेंटेन हो, हमारे जो यहाँ डिमांड है वो प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहे। पहला नंबर जो कि ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट जीतने में हेल्प करता है। दूसरा नंबर, हम जिसको ऑर्डर दे रहे हैं वो हमको सबसे सस्ते रेट में माल दे, तो सबसे सस्ते रेट में माल दे, उसके लिए बेस्ट सप्लायर का यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है, तो इस पे वो माल दे, है ना। तो इस तरह से करके ये परचेज ऑर्डर हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बारकोड प्रिंटिंग। देखिए बारकोड प्रिंटिंग क्या है? सबसे पहला नंबर हम लोग समझेंगे बारकोड का प्रिंट। बारकोड है क्या बेसिकली? तो आप देखते होंगे, अभी जैसे हम एक बारकोड का प्रिंट निकाल रहे, देखते हैं इसमें कुछ सेटिंग है क्या? लेवल 1 पे देखिए कुछ निकलता है क्या? सीएमडी मिसिंग है, सीएमडी मिसिंग है मतलब सेटिंग मिसिंग है। लेकिन देख लीजिए कहीं कुछ प्रिंट आउट निकल जाए। फाइल मिसिंग, फाइल मिसिंग है तो नहीं निकलेगा, है ना। कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोगों का बारकोड समझना क्या है, आप देखते होंगे मॉल वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जब आप मॉल में पहुंचते हैं, 10 प्रोडक्ट लेके जाते हैं कि मेरे को दे दीजिए, तो वो क्या करते हैं कि मशीन पर रखते हैं और बार और क्या करते हैं, जैसे भी सेल इंटू में हम लोग चलते हैं 1 मिनट के लिए। अब जब वो बिल करेंगे ना, देखिए वो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और गन मशीन लगाए रहेंगे, और गन मशीन जैसे ही उस प्रोडक्ट का बारकोड पर क्लिक करेंगे ना, तो अब जैसे अभी देखिए कैसे यहाँ पे होता है 2603 है ना। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, 2603 बारकोड का नंबर आ जाएगा, और एंटर मारे वो सीधा यहाँ आके पहुंचता है। वो यहाँ क्वांटिटी में आके एक लेके रखेगा, क्योंकि रिटेल में ज्यादातर देखिएगा कि 1-2 पीस होता है। अगर मान लीजिए मल्टीपल पीस होगा तो वो मल्टीपल टाइम बारकोड मार देगा उसको। अगर 6 पीस किसने लिया तो 6 बार बारकोड, 6 प्रोडक्ट को बारकोड मार देगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे न रेट का गलती हुआ, न प्रोडक्ट सिलेक्शन का गलती हुआ, न एमआरपी का मिस्टेक हुआ, कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ। और कोई अगर कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ा सा कम भी पढ़ा लिखा रहेगा ना, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। क्यों तकलीफ नहीं होगा? क्यों तकलीफ नहीं होगा उसको?
क्यों? क्योंकि उसको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ना प्रोडक्ट का नाम पढ़ना है, ना कुछ करना है, बस सीधा गन मशीन मारना है एंटर, गन मशीन मारना है एंटर, गन मशीन मारना है एंटर, करते चला जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट? तो बारकोड का मीनिंग बेसिकली यही है। अब यहाँ पे बारकोड क्यों दिया हुआ है भाई परचेज में? तो यहाँ पे इसीलिए बारकोड दिया हुआ है कि बारकोड प्रिंट करना पड़ता है। मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां अपना बारकोड लगा के बेचती है, तो जब बारकोड लगा के भेजेगी ना, तो हम लोगों को जब परचेज करते हैं ना प्रोडक्ट, तो यहाँ परचेज करते वक्त हमको बारकोड उनका डाल देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे बारकोड आपको डाल देंगे, तो उनका बारकोड डाल देंगे तो यही बारकोड लेने लगेगा। लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा रहता है ना जिसमें बारकोड पहले से नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन चूंकि हमको मॉल में सेल करना है और मॉल में हमको बारकोड मशीन से सेल करना है, तो अगर हम बारकोड वहां नहीं लगाएंगे ना, अगर हम वहां बारकोड वहां पे प्रोडक्ट पे नहीं लगाएंगे तो हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। और जब हम सेल नहीं कर पाएंगे, मैंने सेल करना डिफिकल्ट होगा, स्लो हो जाएगा। और मॉल में क्या होता है कि फ्लो बढ़ता है, एक टाइम ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में सब प्रोडक्ट लेकर अपना खड़े हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम लोगों को सामान देकर और पैसा लेना रहता है उनसे, और उनका बिलिंग करना रहता है। तो उसके लिए बारकोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे बारकोड पहले से नहीं चिपका हुआ रहता है, फिक्स नहीं रहता है, तो यहाँ परचेज हुआ, और जिसका भी बारकोड निकालना है ना, अब परचेज में जाके और उसको क्लिक करके और एक क्वांटिटी डाल देंगे, या जितना क्वांटिटी हमने परचेज किया हुआ है ना, उसके हिसाब से बारकोड का स्टिकर प्रिंट हो जाएगा, और उस स्टिकर को लेके और उस बारकोड पे जाके हम लगा देंगे, और उसके बाद बिलिंग के समय वो हम लोगों को हेल्प करने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बारकोड प्रिंटिंग है, ये प्रिंट होता है। किसके लिए प्रिंट होता है? बिल नहीं होता है, यहाँ से प्रिंट होता है। वैसे प्रोडक्ट मॉल के लिए, मॉल में वैसे प्रोडक्ट जिनके लिए हमको बारकोड इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर बारकोड नहीं लगा हुआ है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लगाना, क्योंकि बिलिंग में हमको यूज करना रहता है, तो वैसे चीजों के लिए हमको बारकोड प्रिंट करना रहता है। अब उसको एक प्रोडक्शन कन्वर्सन है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना है, थोड़ा मैं ऑलरेडी एक बार बताया हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट कन्वर्सन क्या है? ये बेसिकली एक तरह से एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट कन्वर्सन में लोग क्या करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट कन्वर्सन में लोग करना चाहते हैं कि अभी वो आटा लाए 50 केजी, और आटा लेकर आए, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो उसको 2-2 केजी में कन्वर्ट करेंगे। 2-2 केजी में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो 2-2 केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से कन्वर्सन होगा, क्योंकि परचेज तो 50 केजी एक पीस कर दे, एक क्वांटिटी कर दे 50 केजी का, और सेल करेंगे तो वो 2-2 केजी का 25 पीस करेंगे, तो यहाँ से कन्वर्सन होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे सेल्समैन, वर्क मैनेजर है, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना है, तो मान लीजिए कि इसका प्रोडक्शन होना है, किसी एक का ले लेते हैं, है ना। अब नेट रेट पे कैलकुलेशन होने वाला है, कितना क्वांटिटी परचेस करना है, 10 क्वांटिटी, है ना, 10 क्वांटिटी परचेस करना है। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा है, वो आपको आइटम ही नहीं है, आइटम नहीं है जिस प्रोडक्ट को हमने डाला है इसमें पेगासस में। यहाँ पे देख लीजिए, कल हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्सन मास्टर में। अब कन्वर्सन मास्टर में हमने किसको डाला हुआ है, लॉन्गपिन 40 mg। अब इसको लॉन्गपिन 40 mg को एक बार देख लेते हैं, 1144 है ना। एक मिनट, इसमें स्टॉक प्लस करने के हैं। प्रोडक्शन आप लोग को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अभी देखो, इस पर्टिकुलर पेट पैस बनाने के लिए 3 आइटम चाहिए होगा। वो 3 आइटम कहाँ पे आपको दिखेगा कि इसको बनाने के लिए मेरे को क्या क्या आइटम चाहिए, वो यहाँ देखिए। यहाँ आप देखेंगे, ये आपका पेट पैस है ना, हमारा आउट क्वांटिटी ये बनेगा, और उस बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये चाहिए। तो जो मैंने आटा का एग्जाम्पल आप लोग को दिया था, तो आपको आटा में क्या चाहिए,
आटा 2 केजी का आटा बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको 50 केजी का बोरा चाहिए, उसमें 2 केजी चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको एक पॉलिथीन चाहिए, एक लेबल चाहिए, है ना। तो ये सारा मटेरियल इसमें आपको आएगा। जो जो पैकिंग मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल दोनों आएगा। तो ये इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को ये 3 प्रोडक्ट चाहिए। एक का एक क्वांटिटी चाहिए, एक का 2 क्वांटिटी चाहिए, और एक का 1 क्वांटिटी चाहिए। क्लियर हुआ। ये क्या है, कन्वर्सन मास्टर है। यहाँ देखिए आपको कन्वर्सन मास्टर है। अब हम लोग इसमें आते हैं। अब यहाँ जब कन्वर्सन मास्टर में आए, देखिए यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ मैं, तो लिखा हुआ है एंटर क्वांटिटी, प्रेस F11 टू फेच इंग्रेडिएंट, है ना। तो अब यहाँ जब हम F11 प्रेस करेंगे तो ये इंग्रेडिएंट ला के रख दिया। अब वो 2 क्वांटिटी जो और भी है ना, वो भी आ जाते हैं, लेकिन उनका स्टॉक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये गार्बेज डाटा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए ये आउट क्वांटिटी में क्या आएगा भाई, तो आउट क्वांटिटी में पेगा से 10 पीस आएगा, है ना। अब देखिए गोडाउन को छोड़ देते हैं हम लोग, मान के चलिए 1 मिनट के लिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन लॉस क्या हुआ, मतलब 2% प्रोडक्शन लॉस हुआ मान लीजिए। तो नेट अमाउंट कितना हुआ, 856 हुआ। अदर चार्जेस कुछ मान लीजिए कि है, तो हमने 10 कर दिया। अभी टोटल देखिए हमारे पास क्या है। अब ये टोटल रेट कितना हो गया, 867 हो गया। अब ये पेगासस का एक पीस को खरीदने के लिए मैंने उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जा रहा है 867। अब आप तो सोचेंगे क्या है, प्रोडक्शन लॉस क्या है। तो प्रोडक्शन लॉस उसको बोलते हैं। जैसे अभी आटा का एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर 20 ये 50 केजी का एक पैकेट है, और उसको हमको 2-2 केजी का बनाना है 25 पैकेट, तो जाहिर सी बात है उसमें 100, 150, 200 ग्राम उसमें से निकाल कर इसमें पैक करके रखने में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो प्रोडक्शन लॉस कहलाता है। तो ये जो प्रोडक्शन लॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइसिंग बढ़ा देगा, और यहाँ जो एडिशनल कॉस्ट हुआ उसका प्राइसिंग बढ़ा के, और एक पीस का कॉस्ट हुआ 867। अब इसको हम एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट करेंगे ना, तो देखिए यहाँ इन क्वांटिटी ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये घट गया, और आउट क्वांटिटी प्लस हो जाएगा। अब इन क्वांटिटी माइनस हो जाएगा, आउट प्लस हो जाएगा, का मतलब ये हुआ कि इन क्वांटिटी जो एक आटा 50 केजी का है, उसमें से 2 केजी घट जाएगा। अब उसमें 48 केजी ही रह गया, लेकिन एक 2 केजी का पैकेट तैयार हो जाएगा। तो जो पैकेट तैयार हो जाएगा वो आउटपुट हुआ, या 10 केजी 10 पैकेट तैयार हो गया। और जो यहाँ इनपुट हुआ वो 2-2 केजी करके 10, मतलब 20 केजी वहां से निकल गया। अब उस पैकेट में कितना बचा हुआ होगा, उस पैकेज में केवल 30 केजी बचा हुआ होगा। और यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, लेजर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो सब में स्टॉक माइनस प्लस हो जाएगा, इन्वेंट्री रेडी है, आप उसको आप बेच सकते हैं। तो ये हम लोगों का प्रोडक्शन का पार्ट हुआ, ये प्रोडक्शन हुआ। ये क्या हुआ, हम लोगों का प्रोडक्शन हुआ। और इसी इसी से हमारा स्टॉक प्लस और माइनस होता है। स्टॉक प्लस माइनस दो तरह से हुआ, एक हमारा परचेज करने से हुआ, और दूसरा हम अपने घर में ही कन्वर्सन के फैक्टर में अगर प्रोडक्शन करते हैं, एक सामान को दूसरे फॉर्मेट में लाकर उसको सेल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्सन से ही काम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए सेल में जो हम लोग जा रहे हैं, यहीं पे न्यू है, एडिट है, कन्वर्सन, यहाँ भी सेल चलाना है। सेल चलान टू सेल इनवर्स, कोटेशन टू सेल इनवर्स, और कोटेशन भी बनाएंगे हम लोग, उसको भी सेल इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल ऑर्डर बनाएंगे, उसको भी सेल इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये तीनों कन्वर्सन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, तो सेल को देखते हैं। ये सेल है, पहले से ऑलरेडी बिल बनी हुई है, देख लेते हैं हम लोग 1-2 बिल। ये एक बिल बना हुआ है ना। अब इस हम लोग नया बिल बनाते हैं। चलिए देखिए, डेट पे आ गए, टाइम में ले लिया। अब जितनी भी पार्टियां हैं, इसका सर्चिंग का ऑप्शन सब यहाँ पे है, ऑलरेडी हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर हम लोग इसमें से चाहते हैं किसी का मोबाइल नंबर, किसी का जीएसटी नंबर डाल के भी ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हैं। अभी हम एक एंटर प्रेस कर रहे हैं, है ना। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन ले लिया है, इसका मोबाइल नंबर, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन, इसका जीएसटी नंबर, इसके यहाँ करंट बैलेंस क्या है वो इंफॉर्मेशन आ गया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, और कैश क्रेडिट में आ गए। अब यहाँ कैश बनेगा कि क्रेडिट बनेगा, तो डिपेंड करता है कि बिलिंग कैसा हो रहा है। अगर वो अभी पैसा दे देंगे तो उनको कैश में बनाएंगे, और अगर वो पैसा वो 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद देंगे तो उनको क्रेडिट बनाएंगे। कैश में पैसा बनाएंगे तो मनी सिर्फ अभी कट जाएगा, कैश में हमारे पैसा आ जाएगा। और अभी हम लोग कैश बना के देखते हैं, और क्रेडिट में कटेंगे तो मनी सिर्फ नहीं कटेंगे, जब पैसा आएगा तो हमको मनी सिर्फ चढ़ाना पड़ेगा। तो एक हम लोग कैश में करते हैं, ठीक है। रिमार्क्स है यहाँ पे, एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें। एक यहाँ पे वर्ड डिक्शनरी है, जैसे अभी रिमार्क्स है, तो ऐसे रिमार्क्स है, या इस तरह के, ये आपको एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सब डिटेल।
ऐसे ऐसे जगहों पे जहां पे कस्टमर को कुछ टाइप करना है, उसके लिए आपके सॉफ्टवेयर में क्या किया हुआ है कि रिमार्क्स का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है। मतलब एक एक आपको वर्ड डिक्शनरी बिल्ड किया हुआ है। कैसे वर्ड डिक्शनरी है, जैसे यहाँ पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है प्रेस F2, कंट्रोल F2, Alt F2 और इंसर्ट टू रिमार्क्स मास्टर, है ना। अभी देखिए, पहले F2 प्रेस किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। ये क्या है, तो जितना मास्टर रिमार्क्स में सेव 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 करके रखा हुआ है ना, वो आ गया। हम किसी को सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो आ जाएगा। हम शिफ्ट F2 प्रेस कर रहे हैं, देखिए इसमें एक ही चीज आया, है ना। हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, इसमें भी एक ही चीज आया। हम ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, इसमें देखिए दूसरा चीज आ गया, है ना। इन सबका अलग अलग मीनिंग है। हमने F2 प्रेस किया तो ये क्या आया यहाँ पे, तो पहले से रिमार्क्स में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तो जो बहुत सारी चीजें रखी हुई है ना, उसको दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि हमको समझ में आता है कि मेडिसिन का बिजनेस हमारा या एफएमसीजी का बिजनेस है, तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ता है, तो मैं एक बार सेट करके रख दिया तो वो अपना आते रहेगा। दूसरा, अगर मुझे रिमार्क्स में अभी मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी ये आपको एक फेस्टिवल है ना, तो हैप्पी फेस्टिवल, रामनवमी है तो अभी रामनवमी लिख सकते हैं। अब क्या है कि जितना बिल मैं अभी से 10 दिन तक बनाऊंगा ना, सो सब में वो लिखना है मुझे। तो एक बार इंसर्ट दबा दिए, सेव हो गया। ये देख रहे हैं ना, सेव टू वर्ड मास्टर, यहाँ मैसेज दे रहा है आपको। तो ये वर्ड मास्टर डिक्शनरी है, उसमें सेव कर लिया इसमें। अब मैं बिल बना रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। एक प्रोडक्ट लिया मैंने, इसमें 10 क्वांटिटी डाला, है ना। 10% डिस्काउंट दिया मैंने। यहाँ देखिए मल्टीपल डिस्काउंट देने का ऑप्शन है ना। डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2 ऐसे करके 4 डिस्काउंट है, पैरामीटर बेस्ड है। अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो 4 डिस्काउंट दिखने लगेगा। तो डिस्काउंट 1 हो गया, डिस्काउंट 2 में 5% दे दिया। अभी देखिए कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड है। अभी 10% और 5% दिए तो 15% नहीं हुआ, 14.5% डिस्काउंट हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं, उसमें 10% देंगे तो 90 रुपये हुआ, और 90 रुपये के ऊपर 5% डिस्काउंट देंगे तो 4.5 हुआ, 4.5 रुपया हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद बैच टू प्रिंट है। ये बैच टू प्रिंट क्या है यहाँ पे, तो बैच टू प्रिंट है। अभी जैसे ये बैच नंबर है, अभी हमारे कंप्यूटर में इसमें स्टॉक है, लेकिन फिजिकल में हमारा स्टॉक नहीं है। ये फिजिकल में स्टॉक है, लेकिन दूसरे बैच का है। वो क्या है, तो आपको 2 है तो ये यहाँ पे 3 है, 3 है ना। और एक्सपायरी है। अब जीएसटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग गया, क्योंकि हमने मास्टर में लगाया हुआ। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये बिलिंग आपका कंप्लीट हो गया। ये कितने रुपए का बिल बन गया, तो 20 रुपए का बिल बन गया, है ना। अब इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी पहले हम लोग ये देखते हैं, 20 रुपए का बिल बन गया, हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है। अब एक कैसा बिल बना है, तो कैश में बिल बन गया। अभी हम लोग चलते हैं मनी रिसीट में, पहले कैश को देखते हैं। यहाँ क्या मेरा 20 रुपया आया, देखिए 20 रुपया आ गया। देख रहे हैं ना, बिल नंबर दे दिया, है ना। देख रहे हैं ना, ये कैश इन हैंड में आ गया। आरोग्य मेडिकल एंड सर्जिकल में हम लोग 20 रुपये दे दिया। मतलब ये हुआ कि जब मैं कैश में बिल बनाऊंगा, जब मैं कैश में बिल बनाऊंगा, तो ये 20 रुपीज मेरा ऑटोमेटिकली मनी स्ट्रीट में कट जाएगा। मतलब हमारे अकाउंट में आ चुका है, हमारे कैश में आ चुका है। तो जब हम कैश इन हैंड का बैलेंस देखेंगे आज का, तो इसमें 20 रुपीज मेरा इंक्लूडेड होगा। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी हम लोग रिपोर्ट में जब स्टडी करेंगे तो उसको वर्कआउट करेंगे, है ना। तो ये अब इसका प्रिंट आउट निकालना है। मान लीजिए मॉडिफाई इन प्रिंट में गए, अभी देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन सब आ रहा है ना। अभी मान लीजिए कि मैं इसको विंडो प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ फॉर्मेट है कि नहीं। तो ये बिल निकाल दिया इसने, है ना। 20 रुपए का बिल निकाल दिया, राउंड अप हो गया, वैल्यू हो गया, डिस्काउंट मैंने दिया था वो हो गया, जीएसटी का इन्फॉर्मेशन हो गया, पार्टी का इन्फॉर्मेशन हो गया, जिसको माल बेचा गया उसका इन्फॉर्मेशन हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन देकर बिल हो गया। यहाँ से प्रिंट मारेंगे, प्रिंट हो गया, है ना।
अब ये मॉडिफाई एंड प्रिंट, मॉडिफाई एंड प्रिंट में ही अगर हम लोग आएंगे, देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। डॉस पे प्रिंट करना है, विंडो पे प्रिंट करना है, पीडीएफ बनाना है, देखिए ना बहुत सारा ऑप्शन है। व्हाट्सएप पे शेयर करना है, मेल करना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब क्या होता है, सर्विस में जब हम लोग किसी कस्टमर को लगाएंगे सॉफ्टवेयर, तो हम लोग सर्विस में थोड़ा सा हम लोग को इन चीजों का समझ होना चाहिए कि हम इनको बता देंगे, कि सेट करके दे देंगे उनको, है ना। अभी अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना है, अभी एक पार्टी ने कह दिया कि 10 पीस नहीं, मेरे को 20 पीस चाहिए, है ना। तो 20 पीस चाहिए तो 20 पीस का बिलिंग हो गया, मॉडिफाई कर देंगे तो बिल हो जाएगा, है ना। क्यू प्रिंट निकालेंगे तो सीधा प्रिंट निकलेगा। अभी मॉडिफाई प्रिंट कर रहे हैं तो एक बॉक्स आ रहा है, क्यू प्रिंट निकालेंगे तो जो सेटिंग होगा ना उसी के ऊपर प्रिंट निकल जाएगा। हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को क्लोज है, क्लोज करेंगे तो सेव नहीं हुआ, क्योंकि ये सेव जब नहीं हुआ, जब तक मॉडिफाई नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा। मॉडिफाई हमने कर दिया। अभी देखिए, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझिए। अभी देखिए, ये पार्टी है, इनको बिल बन रहा है और ये हमारे यहाँ से रेगुलर माल ले जाते हैं। लेकिन अभी आज जो इन्होंने बिल बनवाया है ना, उसमें ये सारा प्रोडक्ट वो लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, तो मेरे से रेगुलर लेके जाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है ये? लिफ्टिंग है। अब देखिए कैसे ये हेल्प करता है बिजनेस क्लास को। अभी कोई कस्टमर है, अपने सिस्टम पे बैठे हुए हैं, आरोग्य मेडिकल वाले आए, हाँ जी हमको थोड़ा सा HMD डिस्को वन 2 ml का 20 पीस दे दिए, और एक दो प्रोडक्ट लिए, और उसके बाद बोले कि अब रहने दीजिए, ठीक है हो गया, बिल दे दीजिए। अब यही पे कस्टमर बिल तो दे देंगे, लेकिन साथ में यहाँ देखेंगे कि सर वो बहुत सारा और भी प्रोडक्ट है, वो सब नहीं ले जाते हैं, आप लेके जाइए हमारे यहाँ से। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट? अब देखिए यही पे व्हाट्सअप है, कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये व्हाट्सअप कैसे जाता है। इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट का लिंक बनकर व्हाट्सएप में चला जाएगा, और वहां वो कनेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे ना, तो क्लिक कर लेंगे तो वो क्या होगा, वहां पे उनको वो दिखेगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट वो लेके जाते थे और नहीं लेके जाते। तो ये बेसिकली जो बिजनेस क्लास के लोग हैं जो बिलिंग कर रहे हैं, उनके पास ये क्षमता होगा, अगर वो चाहेंगे तो धीरे धीरे बिलिंग के धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को और बढ़ा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कस्टमर भी पैसा दे रहे हैं, बिल ले रहे हैं, बात ही हो रही है, और बोले अच्छा ठीक है इसमें ये 3 प्रोडक्ट दे दीजिए, लेना तो है ही है लेकिन अभी भूल गए थे, तो क्या हुआ, ये जो कस्टमर है जिनके यहाँ ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो अपने इस टूल के हेल्प से अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा माल बेच पाए। ये कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, यहाँ पे है कि इनको जितना बिल बना हुआ है ना, सब यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, लास्ट जितना बिल बना है दिखा रहा है। अब इस बिल का कोई आदमी कहता है कि हमको इस बिल में 361 नंबर बिल में जितना प्रोडक्ट दिए थे ना सब दे दीजिए। अभी जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे ना, कॉपी आइटम, देखिए उसमें जितना प्रोडक्ट है ना सब कॉपी हो गया, और अमाउंट बढ़ गया। अब उसी में देखिए, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये बिल खुल जाएगा 606। हम इसका मॉडिफाई न्यू विंडो में करना चाहते हैं ना, नया विंडो में, तो नया विंडो भी खुल जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये फीचर है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, जो कस्टमर ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, कंपोजिशन का। कंपोजिशन वाले सेक्शन में चलेंगे हम लोग तो बात करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसी पे एक की बना हुआ है एफेक्ट, हम एफेक्ट प्रेस किए। अब यहाँ पे कस्टमर को कितने रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा, नेट मार्जिन विदाउट, नेट मार्जिन देख रहे हैं ना। अभी 535 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसमें हम लोग कंट्रोल इफेक्ट प्रेस करेंगे ना, तो देखिए 528 रुपये प्लस 50 रुपया, 50% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, है ना। अब इसी पे अगर कोई आदमी परचेस करने हमसे आए हैं, कोई कस्टमर परचेस करने आए हैं, और वो बोलेंगे कि एक प्रोडक्ट हमारा है ना, ये देखिए आपके यहाँ से ले गए थे, ये नहीं चल रहा है मेरे यहाँ, इसको लौटा लीजिए, तो F5 प्रेस करेंगे और सेल्स रिटर्न आ जाएगा, है ना, इसी बिल में। अब हमको ये प्रोडक्ट सेल्स रिटर्न लेना है, मान लीजिए ले लेते हैं, 1 पीस लेना है भाई, है ना। अब तो बिलिंग बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट का हो गया, माइनस में चला जाएगा ये, है ना। माइनस में तो बिल नहीं बनेगा, बिल आपको बनाना पड़ेगा और नया। तो क्या हुआ, ये देखिए 2484 रुपये का एक रिटर्न भी ले लिया। अब इसी पे सारा कहानी हो रहा है। अब देखिए, अभी हमने बताया आप लोगों को, पहले भी बताया, एक बार फिर बताते हैं। देखिए
ये पार्टी का सिलेक्शन बॉक्स है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, तो ये आदमी बताएंगे कि पिछली बार लेके गए थे ना, तो पिछली बार जैसे कोई पार्टी बोलेंगे कि उनका नाम नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे मेरा नंबर ले लीजिए ना, उस पर बिल कर दीजिए। तो अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे नंबर डालेंगे ना 947, सर्चिंग में आ जाएगा। देख रहे हैं ना। कोई आदमी बोलेंगे कि मधेपुरा का पार्टी है, कोई अपना ड्रग लाइसेंस बताएंगे, तो कुछ भी मैटर बताएंगे ना, यहाँ से टाइप करेंगे तो सर्च हो जाएगा, है ना। उसी जैसे जैसे आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था, देखिए एक बार हम लोग यहाँ पे चलते हैं सर्च पे। अभी देखिए बिल खुल गया। अब हमको अभी आदर्श मेडिकल वाले मेरे सामने खड़े हैं। अब केवल हमको आदर्श का सारा बिल देखना है। अब आदर्श का बिल बहुत बड़ा बिल है ना। अब वो आदर्श वाले बोलते हैं कि 195 रुपये का पिछली बार बिल बना था, 195 रुपये का बिल आ गया। देख रहे हैं ना, 50 आइटम का बिल था, तो 50 आइटम का बिल लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सर्चिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी सर्चिंग में ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बिल के ऊपर आपको इतना कॉन्सेप्ट है। अब इसी में अभी और भी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे आए, अब इस पार्टी है, एक की प्रेस करेंगे ना, तो इसका लेजर बताएगा। क्या बता रहा है ये, सॉरी आउटस्टैंडिंग बता रहा है ये। देखिए ड्यू आउटस्टैंडिंग है ना। अब यहीं पे कंट्रोल डी प्रेस करिए, तो ये आउटस्टैंडिंग बता दिया। कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, ये लेजर बता दिया, है ना। अब ये कंट्रोल ई जो हम मैं बता रहा हूँ ना, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सब चीज लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब ये क्या लेजर है, उनका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, वो इतने तारीख को इतना नंबर बिल में इतने रुपए का बिल बना, डेबिट हुआ, फिर पैसा आया, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, ऐसे करते हुए अभी आज के दिन में उनके पास 7,072 रुपये बचा हुआ है। देख रहे हैं ना आप लोग, ये एंट्री नंबर है यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं। अब ये कैसे यहाँ पे समझेंगे कि क्या प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे टूल टिप्स आता है ना, जैसे यहाँ पे जाएंगे टूल टिप्स आएगा। कभी कभी टूल टिप्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे कर्सर ले जाने से टूल टिप्स आता है, जैसे यहाँ पे देखिए कर्सर ले जाने से टूल टिप्स आता है। कभी कभी टूल टिप्स नहीं आता है, कभी कभी टूल टिप्स पर नहीं आता, लेकिन ऐसे जनरली टूल टिप्स आता है। तो यहाँ जो कर्सर लेके जाएंगे ना, तो उस पर क्या की प्रेस करना है ना, ये सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सब की कैसे याद रहेगा, वो सब चीज की याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस पूरे पूरे सॉफ्टवेयर में कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी, है ना, F2, F11, यही 4-5 की है जो काम होता है। तो कहीं कुछ नहीं हो रहा तो वो की प्रेस करिए, तो कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। उसी तरह से अब आप प्रोडक्ट पे आ गए। अब इस प्रोडक्ट पे अगर एक हम की प्रेस करें कंट्रोल डी, तो देखिए ये प्रोडक्ट कब कब किसको किसको बिका है, यहाँ पे दिखा रहा है। ये किसका लेजर है, यहाँ देखिए, ये प्रोडक्ट का लेजर दिखा रहा है आपको, है ना। किस रेट में बिका, क्या डिस्काउंट दिया गया, किस पार्टी को बिका, दिखा रहा है ना। अब इसी पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो देखिए इसका परचेज डिटेल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, इसका परचेज डिटेल दिखा रहा है ना। अब एंटर प्रेस किया, अब देखिए एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ बैच दिखाता है। क्या है बैच, ये तो ये बैच है कि ये प्रोडक्ट है, और इसका ये दो बैच है, इसमें ये क्वांटिटी है, उसका एक्सपायरी डेट ये है, उसका एमआरपी ये है, उसमें स्कीम ये चल रहा है, रेट ये है, ट्रेड रेट ये है, इंस्टीट्यूशनल रेट है, परचेज रेट है, नेट रेट है, डिस्काउंट है, ओल्ड एमआरपी ये है। ऐसे जो पूरी इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो पैरामीटर बेस्ड है, पैरामीटर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन इसमें रहता है ना। अब यहाँ पे एक बार हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम रेट पे गए, अब यहाँ एक कंट्रोल पे प्रेस करें। पहला नंबर ये देखिए आप लोग, वीवीआईपी वीवीआई है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में ना, इसका परचेज नेट क्या है, परचेज रेट क्या है ना, डिस्काउंट क्या है, नेट डिस्काउंट क्या है, मतलब मार्जिन क्या है, एमआरपी और सेल के बीच का डिफरेंस क्या है, सेल और परचेज के बीच का डिफरेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेट क्या है, टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। इससे क्या होता है कि बिलिंग करना है, इसको F4 बोलते हैं ना, F4 की है। और इसी तरह से एक F2 की है,
क्वांटिटी पे जाएंगे तो F2 को बाय डिफॉल्ट ऑफ किया हुआ है ना। नहीं तो यहाँ पे F2 करके या कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये स्कीम पे चला जाता है। यहाँ पे है स्कीम भी दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर 10 पीस कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर 1 पीस फ्री है ना। लेकिन कोई आदमी 8 पीस खरीद रहा है तो उसको कैसे स्कीम दिया जाएगा? ये कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे 10+1 स्कीम देंगे ना, तो देखिएगा ये रेट थोड़ा लेस हो जाएगा और ये रेट एक्चुअल रेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखिए ये रेट लेस हो गया और एक्चुअल रेट इसका ये हो गया। तो 10+1 का स्कीम है लेकिन कस्टमर 8 ही ले रहा है तो एक तो फ्री दे नहीं सकते, तो उसको रेट में लेस कर दिया जिसको स्कीम बोला जाता है। ये क्रेडिट में बिल बन रहा है, उसका ड्यू डेट यहाँ पे है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे। अब नीचे आएंगे, अमाउंट है। अगर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, एक तो डिस्काउंट हम यहाँ दिए, दूसरा कैश डिस्काउंट देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। अदर एडजस्टमेंट यहाँ पे है। एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कुछ अगर करना है तो वो यहाँ पे है। इसमें टोटल टैक्स कितना लगा, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, इसका नेट रेट। जैसे अभी देखिए, एक तो क्लिक किया हमने यहाँ पे, देखिए इसका नेट रेट क्या है, नेट अमाउंट क्या है इसका, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स क्या है, डिस्काउंट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखते रहती है। सेल बिल पे अब ये फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, ये नया कॉन्सेप्ट है। एक मिनट देख लेता हूँ खुल जाता है क्या। खुल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँ और नहीं तो फिर अगली बार दिखा दूँ। अभी नहीं खुल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये अभी अपडेट कर लेंगे तो खुलेगा, कल एक बार मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो ये सेल का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया जिसको आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल चलान में। चलान और सेल के बीच का डिफरेंस, परचेज चलान और परचेज के बीच का डिफरेंस जो समझे वही सेम डिफरेंस यहाँ से भी है। यहाँ से भी हम लोग स्टॉक लेस करेंगे, अकाउंटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसा सेल बिल पर बनता है उसी तरह से सेल चलान भी बनेगा, सब कुछ आएगा ठीक है। बस खाली यहाँ पे जीएसटी चलान टाइप एक अलग से लग गया है कि चलान बना रहे हैं तो किस तरह का चलान बना रहे हैं, है ना। अब ये सेल चलान जो बनेगा ना उसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार सेल में कन्वर्ट कर दिया तो सेल चलान मॉडिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट हो गया, अब उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा, वो बिल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से सेल ऑर्डर है। अगर कोई कस्टमर हमको ऑर्डर दे रहा है तो हम यहाँ ऑर्डर लेके रख सकते हैं। वो बोले ये पीस ये पीस ये पीस लिख लीजिए, हम ऑर्डर ले लिए और इसको भी बाद में बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, है ना। बिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आप बताइए। बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल चलान को, है ना। कोटेशन को कोटेशन भी बना सकते हैं। अब सेल चलान और सेल ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? तो सेल ऑर्डर में स्टॉक माइनस प्लस नहीं होता है, जस्ट ऑर्डर ले लिया गया। जब ये सेल में कन्वर्ट होगा तो स्टॉक घटेगा। कोटेशन क्या है? तो कोटेशन कभी कभी कोई आदमी कोटेशन मांगता है, ये प्रोडक्ट का कोटेशन दे दीजिए, उस प्रोडक्ट का कोटेशन दे दीजिए, तो वो सेल की तरह है। लेकिन यहाँ से भी स्टॉक माइनस नहीं होगा, जस्ट एक प्रिंट आउट हो जाएगा, है ना। जस्ट सब कुछ आ जाती है, जस्ट एक प्रिंट आउट निकल जाएगा आपको यहाँ से और आपका काम हो जाएगा, कोटेशन बन जाएगा। कोटेशन आप लोग वर्ड समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें यहाँ पे सेल ऑर्डर भी कन्वर्ट हो सकता है, सेल में कोटेशन भी कन्वर्ट हो सकता है। किसी को भी क्लिक करिएगा तो हम टू डेट डालेंगे, अगर कुछ कोटेशन है तो निकल जाएगा, नहीं है कुछ कोटेशन, कोटेशन बना ही नहीं है यहाँ पे। कोटेशन बनेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और वही कोटेशन अगर आप चाहेंगे तो ट्रांसफर आउट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटो भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट होगा। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें अभी इसमें है। तो ये हो गया। सैंपल चलान क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे समझिए कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो क्या करते हैं ना कि वो लोगों को, डॉक्टर्स को सैंपल देते हैं, किसके लिए? तो ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और वो जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो आपको 1:10 स्ट्रिप में आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब को भी तो देना है, इसीलिए देना है क्योंकि वो अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि वो मेडिसिन कैसा है। तो ये लोग जब विजिट करते हैं डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए देते हैं तो उस समय सैंपल देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देंगे तो उनको कंपनी से सैंपल मिलेगा तभी देंगे। तो जब कंपनी उनको सैंपल देगी, एक कार्टून में सब बना के देगी, तो उसके लिए चालान बनाएंगे। क्योंकि मान लीजिए वो पटना मीटिंग में आए हुए और यहाँ से सैंपल लेके जा रहे हैं, और ये जो सैंपल लेके जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मान लीजिए 1 मिनट के लिए हाजीपुर जा रहे हैं या मधेपुरा जा रहे हैं, तो माल लेके जा रहे हैं, कहीं भी कोई रोक के पूछ सकता है कैसे सामान लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए इनका चालान बन जाता है। और ये जो सैंपल चालान बनेगा ये स्टॉक से घटेगा।
तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सैंपल चलान के लिए यूज होते हैं, जिनको बेचा नहीं जा सकता है ना। तो वो काम यहाँ से सैंपल चलान बनाया जाता है, और सैंपल चलान बना के और दे दिया जाएगा। वो किसके नाम का बनता है? तो मैनेजमेंट पर्सनल का नाम का बनता है। मैनेजमेंट पर्सनल कौन है? तो हम लोग आगे अभी अकाउंट में समझेंगे। अकाउंट ग्रुप है, यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था अकाउंट ग्रुप इसी में कहीं है। अकाउंट ग्रुप है, तो उसके करीब करीब 24-25 अकाउंट ग्रुप है। उस सबको हम लोग स्टडी करेंगे कि उस अकाउंट का मीनिंग क्या है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, वो सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सैंपल चलान क्लियर हो गया। यहाँ से स्टॉक माइनस होगा, है ना। स्टॉक माइनस होगा, अकाउंटिंग इसका कुछ नहीं होता है सैंपल चलान का। अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर दो, सेल चलान स्टॉक माइनस होगा, अकाउंटिंग नहीं होगा। सेल ऑर्डर स्टॉक भी माइनस नहीं होगा, अकाउंटिंग भी नहीं होगा। कोटेशन स्टॉक भी माइनस नहीं होगा, अकाउंटिंग भी नहीं होगा। सैंपल चलान स्टॉक माइनस होगा, अकाउंटिंग नहीं होगा। लॉरी एंट्री क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। ये क्या है? तो हमारा कोई इनवॉइस किस ट्रांसपोर्ट से गया, क्या रोड परमिट उसका है ना, कौन सा कंसाइनमेंट लेके गया, ये सब डिटेल एंट्री होता है। ये किसके लिए एंट्री होता है? तो इसके लिए एंट्री होता है कि जब हम माल यहाँ से किसी को भेज दें, मान लो मधेपुरा कोई पार्टी है, उसको माल यहाँ से भेज रहे हैं, और मधेपुरा वाली पार्टी माल लेके जा रही है, और मधेपुरा का माल चला जा रहा है किसी ट्रांसपोर्ट से, और वो कल के डे में फोन करके पूछती है कि कैसे माल भेजे हैं, कहाँ से माल भेजे हैं, किसके द्वारा भेजे हैं, हमको डिटेल बताइए। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं इसमें सब एंट्री करके रखते हैं, और तुरंत वो अपना उसका एक रजिस्टर बनता है, रजिस्टर से देख लेते हैं। वो रजिस्टर हम लोग आगे देखेंगे रिपोर्ट में। लेटर टू बैंक फॉर सेल गारंटी, इसका यूटिलाइजेशन बहुत न के बराबर हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लिया जाए कि अगर बैंक के द्वारा भी माल हम भेजते हैं किसी को, तो वो भी गारंटी लेटर एक बनता है। अब इसका बैंक के द्वारा चाहे ट्रांसपोर्टर के द्वारा माल भेजने का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझना है। हम एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा, मधेपुरा में एक पार्टी है, उसको 1 लाख रुपए का माल भेज दिए, हम ट्रांसपोर्टर के द्वारा भेज दिए। ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो माल ले जाके वहां पहुंचा दे, और ट्रांसपोर्टर की एक एक वर्चुअल जिम्मेदारी होती है कि उसका पैसा आ जाए। अगर मान लीजिए कि उस कस्टमर, जो मधेपुरा कस्टमर है, उनसे बात हुई है कि 1 महीने में आपको पैसा पे कर देना है, या 20 दिन के अंदर पैसा पे, अगर 20 दिन के अंदर वो पैसा नहीं पे करते हैं, तो मैं ट्रांसपोर्टर को बोलूंगा कि मेरा माल लौटा के लाइए। और वैसा कंडीशन में ट्रांसपोर्टर की जवाबदेही बनती है कि वो जाके उनसे बात करेगा, या तो आप पैसा दीजिए, नहीं तो माल लौटा के दीजिए। तो ट्रांसपोर्टर बीच में मीडिएटर होता है, माल पहुंचा देता है, और एक तरह से समझिए कि वर्चुअली वो एक गारंटी लेता है कि आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन में बैंक भी करता है। बैंक एक बिल्टी बना के देगा, और बैंक के गारंटी पे वो माल उनको पहुंच जाता है वहां, और जब आके वो बैंक में पैसा लगाएंगे, तब जाकर वो बैंक उनको माल दे देगा। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही देगा, लेकिन वो बैंक गारंटी के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक कॉपी, बैंक बिल्टी बनता है वो। इसके बाद है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है। आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई रिटेल के काउंटर पे डॉक्टर बैठते हैं, और वहां पे अगर इस प्रोडक्ट का काम करना है, तो ये बन सकता है। और इसमें पूरा डिटेल सब कुछ दिया हुआ है कि पेशेंट देखे, उनका डिटेल यहाँ एंट्री होगा, उनको कौन कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रहा है, डोजेस क्या रहेगा, ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पेशेंट डिटेल, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, वो सब डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ डलेगा, और प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में ये चीजें निकल जाएंगी। यहाँ पे डायग्नोस्टिक का एक मास्टर बनता है, डायग्नोस्टिक का मास्टर बन जाएगा, और उसके हिसाब से सारी चीजें यहाँ से निकल सकती है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, डॉक्टर का नाम दे दीजिए। अगर मल्टीपल डॉक्टर बैठते हैं, तो डॉक्टर का नाम जो बनाने का ऑप्शन ऑलरेडी इसमें है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप उनका डाल सकते हैं, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आता है। कंसल्टेंसी फीस कितना, वो आ जाएगा। और यहाँ पे मेडिसिन जो है, कौन मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, जो वहाँ पे मेडिसिन है, डोजेज इनका क्या है, दिन में 2 बार, 1 बार डोजेज डालना जरूरी है। डोजेज का मास्टर भी बनेगा। अगर आप मास्टर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से डोजेज का मास्टर बना लेंगे। सीरियल नंबर 1 डोजेज है, प्रिंट नेम क्या है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, डोजेज आ गया। अभी दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, इस तरह से करके, और इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट भी प्रिंट होगा। और फ्यूचर में इसको लिंक भी किया जा रहा है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट होगा, ऑटोमेटिकली बिल भी बन जाएगा। इसके ऊपर भी काम ऑलरेडी चल रहा है, जो कि रिटेल के लिए बेसिकली यूज होता है। रिटेल फार्मेसी अगर यूज करना चाहते हैं इसको, तो वो यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिंट आउट करके दे दिए, और डॉक्टर साहब इसका अपना काम कर रहे हैं, साथ में कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब किए वो सामने आ गया, और वो इसी से बिल बन गया। बिल बन के तो रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया, और बिल भी बन गया। तो ये क्या हुआ,
डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो गया। आज हम लोगों ने डिस्कस किया परचेज का कुछ पार्ट और सेल के पूरे महीने को। अगले दिन हम लोग कल डिस्कस करेंगे सेटलमेंट में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या सेटलमेंट के पूरे पार्ट को डिस्कस करेंगे और फिर अकाउंट पे मूव करेंगे। उसके बाद यूटिलिटी पे चलेंगे, है ना। तो थैंक यू, आप लोग इतनी रात में कनेक्ट होते हैं और ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को। मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वंस अगेन थैंक यू एंड गुड नाइट।